तो जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में रिप्रोडक्शन सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का चैप्टर 9 चैप्टर जो हमारा एचएपी की बुक का है स्टार्ट किया था, और उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ह्यूमन के लिए ख़ास तौर से मतलब इंसानों में 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स, और थर्ड पार्ट होता है इंटरनल सेक्स ऑर्गन। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, उसमें हम मेमरी ग्लैंड्स का स्पेशली स्टडी करते हैं। सेकंड हमारा जो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें हम हाइमन और क्लाइटोरिस का बेसिकली हम स्टडी करते हैं। इसके बाद जो थर्ड आता है इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स, इसके अंदर हम 3 मेन चीज़ें हैं, यूटेरस, ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब्स। यूटेरस जिसे हम गर्भाशय कहते हैं, और ओवरीज अंडाशय, और फैलोपियन ट्यूब्स यानी गर्भाशय नलिकाएं। तो अब हम सबसे पहले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में जो मेमरी ग्लैंड्स आती हैं, ये एक्चुअली हमारी एक सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो मेन नहीं है किसी कहना चाहिए, बल्कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती हैं, इनडायरेक्टली अपना रोल प्ले करती हैं, और एक तरीके से हेल्पफुल उनका हेल्पफुली मतलब रिप्रोडक्शन के अंदर वो हेल्पफुल होती हैं, पार्टिसिपेट ना करके वो हेल्पफुल होती हैं। इनका मुख्य काम जो है वो होता है मिल्क सिक्रीट करना। इनकी जो शेप होती है वो कन्वेक्स होती है। कन्वेक्स मतलब जैसे ये हमारा हमने लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं हम, तो लेंस कंप्लीट सर्कल ये होता है, और ये इसका अगर हाफ पोर्शन हम मिटा दें तो ये बन गई कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, उत्तल जिसे कहा जाता है हिंदी में। अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं उत्तल, जिसका बाहरी तल खुला हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्यूबर्टी है, यानी कि जो किशोरावस्था है, उसके आने पर इन मेमरी ग्लैंड्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम आगे जो हमारा पार्ट आ रहा है उसमें हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा मेमरी ग्लैंड्स हैं इनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके एंटीरियर पार्ट यानी आगे का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इस पे एक उभार से होते हैं। एक उभार होता है, इसे हम साधारण भाषा में निपल कहते हैं, जो कि सिबेसियस ग्लैंड्स से मिलकर बना होता है। यानी कि उसके आधार पर उसके अंदर जो होती हैं वो सिबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। अब इन्हीं निपल्स पर 15 से 20 छोटे बहुत बारीक छेद होते हैं, जो मिल्क डक्ट्स जो होती हैं, मतलब मिल्क की जो सिक्रीट होने के बाद वो कुछ डक्ट से पहुंचता है इन निपल्स तक, वो उनकी ओपनिंग्स हैं, मतलब उनके द्वार हैं, उनके डोर्स हैं। वो एक चीज़ इसमें और आती है कि जो निपल्स होते हैं, इसका आगे का हिस्सा जो होता है, ये एरिया छोड़ दें तो ये वाला जो एरिया हमारा बचता है साइडों का, उसे हम कहते हैं एरेओला। क्या कहते हैं? एरेओला। इसके बाद आता है कि इनका जो निर्माण होता है, मतलब हमारी मेमरी ग्लैंड्स जो हैं उनका निर्माण जो होता है वो एल्वियोलर टिश्यूज़ के द्वारा होता है। एल्वियोलर जिसके बीच में पॉट्स, छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं जिसमें हवा भरी होती है, और उन्हीं के बीच में, मतलब जो पॉट्स बीच में हवा भरी होती है, उसके बीच में लेटिसिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। लेटिसिफेरस ट्यूब्यूल्स जो एक्सक्रीटरी डक्ट्स में खुलती हैं। ध्यान रखने वाली बात है, आपको जब डायग्राम दिखाया जाएगा तब आप उसमें देखेंगे इस चीज़ को कि जो ये लेटिसिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये किस में जाके खुलती हैं? एक्सक्रीटरी डक्ट्स में, जिनका की जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है, जब ये एक्सटेंड हो जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, मतलब इनकी जो सीमा है, ये सपोज़ यहाँ तक इनकी ये डक्ट्स आ रही हैं, ये छोटी छोटी ऊपर से, और ये इनकी सीमा, इससे आगे जब ये निकल जाती हैं, अपनी सीमा को क्रॉस कर लेती हैं,
तब ये बनाते हैं मिल्क पॉन्ड्स या मिल्क रिजर्वॉयर, जहाँ पर क्या होता है, मिल्क जो है इकट्ठा रहता है। इनको हम कहते हैं लेटिसिफेरस साइनसेस। किनको? जो हमारे मिल्क पॉन्ड्स हैं या मिल्क रिजर्वॉयर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं साइंटिफिकली? लेटिसिफेरस साइनसेस। अब ये जो लेटिसिफेरस साइनसेस हैं, ये जो निपल्स में बाहर खुल जाते हैं, मतलब जो मिल्क है वो पास हो जाता है निपल्स तक, और यहाँ से वो बाहर बेबी के द्वारा पी लिया जाता है। अब जो जैसा मैंने बताया था, एल्वियोलर टिश्यूज़ होते हैं, इसमें बीच में एयर डिपॉजिट होती है, इसके साथ साथ फैट भी डिपॉजिट होती है। फैट मतलब वसा का भी डिपोजिशन मतलब इकट्ठी होती हैं। अब यहाँ पे जो मैंने जैसा बताया था कि इनका साइज़ बढ़ जाता है किशोरावस्था आने पर, तो साइज़ जो इंक्रीज़ हो जाता है वो किसकी वजह से होता है? ओवरीज़ जो हैं, ओवरीज़ हमारी क्या है? ओवरीज़ हमारी है अंडाशय। अंडाशय से दो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब मेनली हमारे जो इसके मेमोरी ग्लैंड्स हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? पहला तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मिल्क सिक्रीट करना। अच्छा, मिल्क सिक्रीट करना जो होता है साइंटिफिकली हम उसको कहते हैं लैक्टेशन। सेकंड चीज़ आती है कि बर्थ से के इमीडिएट बाद जब बेबी की बर्थ हो जाती है, उसके लगभग 2 से 3 दिन तक एक प्रोटीन से भरा हुआ सब्सटेंस या एक प्रोटीन से भरा हुआ फ्लूइड इन्हीं निपल्स के थ्रू सिक्रीट होता है, इन्हीं मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होता है। उसे कहते हैं क्लोस्ट्रम। क्या कहते हैं? क्लोस्ट्रम। इन जब 2 या 3 दिन तक ये सिक्रीट हो जाता है और ये ख़त्म हो जाता है बॉडी में, तब उसके बाद से फिर जो नेचुरल मिल्क है वो बनना शुरू हो जाता है। और इस जो मिल्क का सिक्रीशन है, मतलब जो मिल्क सिक्रीट हो रहा है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से आता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी बॉडी में, जो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें से प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसके कारण मिल्क का सिक्रीशन यानी कि जो मिल्क है वो बनना और उसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू बेबी तक जाना शुरू हो जाता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बाद आता है एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स। तो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन में पहला पार्ट हमारा आता है वल्वा। वल्वा एक्चुअली 5 पार्ट्स का मिला जुला एक ऑर्गन है या एक स्ट्रक्चर है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनरिस। ये एक्चुअली जब किशोरावस्था आती है, मतलब चाइल्डहुड, बचपन से किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं फीमेल्स, तब उस टाइम पर इस जगह पर या इस पोजीशन पर पेल्विक हेयर्स जो हैं उसको कवर कर लेते हैं पूरे हिस्से को। इसके बाद लाबिया मेजोरा, ये वल्वा की बाउंड्रीज़ हैं, किनारे हैं। फिर आता है थर्ड पार्ट लैबिया माइनोरा। ये सबसे अंदर का पार्ट होता है, जिसके अंदर यूरेथ्रा और वेजिना हमारे प्रेजेंट होते हैं। यूरेथ्रा जैसे मैंने बता चुका हूँ मूत्रमार्ग होता है, वेजिना योनि। फोर्थ पार्ट आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक्चुअली एक बहुत ही डेलिकेट टाइप का, बहुत सॉफ्ट, बहुत जिसे कहना चाहिए कि बहुत अधिक संवेदी अंग है, जो किसी भी जो जैसे इम्पल्स हम नर्वस सिस्टम में पढ़ते थे कि इम्पल्स मिलते ही वो एक्टिवेट हो जाते थे न्यूरॉन्स, आपका सेंसरी ऑर्गन्स ब्रेन तक ले जाते थे और मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन से वापस लेके आते थे सिग्नल्स को। तो उसी तरह से ये भी पार्ट एक ऐसा ही है जो लगभग नर्वस सिस्टम की मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स की तरह काम करता है, जो बहुत बहुत छोटे से छोटे सिग्नल को या बहुत छोटे से छोटे इम्पल्स को, सेंसेशन को कैच कर लेता है। देन इसका फिफ्थ पार्ट आता है हाइमन। हाइमन एक बहुत बारीक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो ख़ास तौर से जो हमारा वेजाइना होता है, वेजाइना के ऊपर एक कवरिंग का काम करती है, एक कवर का काम करती है, ढकी रहती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है हमें कि जो जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है फीमेल्स में,
तब जो हाइमन है उसमें बहुत सारे माइन्यूट होल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत छोटे छोटे छिद्र, बहुत छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, जिससे कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद जो ब्लीडिंग है या ब्लड है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। अब एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स का सेकंड पार्ट आता है वेजाइना। वेजाइना एक्चुअली एक कह सकते हैं कि मेन एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल्स में। तो वेजाइना एक्चुअली कुछ नहीं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, मतलब मसल्स से बनी हुई, और इसकी वॉल्स जो होती हैं उस पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज़ पाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज़, एपिथेलियम का मतलब स्किन के टिश्यूज़, और स्ट्रेटिफाइड मतलब उसमें धारियाँ पड़ी होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं। तो धारियों का मतलब यह है कि वो हमारे जो ब्रेन है उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, यानी कि हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं। इसी जो वॉल होती है वेजाइना की, इस पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स पाई जाती हैं। एक कह सकते हैं एक जाल सा होता है ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड की वेसल्स हैं, ट्यूब्स हैं वो, और उसके अलावा जो नर्व सेल्स हैं इनका मिला जुला एक जाल सा बना हुआ होता है। अब जो वेजिना की वॉल है इस पर ये 3 लेयर्स की बनी होती है। फर्स्ट आती है इंटरनल लेयर या इनर मोस्ट लेयर, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन, ध्यान रखने वाली बात है कि जो इनर लेयर है ये म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। म्यूकस का क्या मतलब पर्पस होता है? म्यूकस का पर्पस ये होता है कि ऐसी ग्लैंड्स इस लेयर में, इसका मतलब यह है कि इस लेयर में ऐसी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो लगातार उस एरिया को वेट, नम रखती हैं। सेकंड पार्ट, उनसे मतलब सिक्रीशन होता रहता है। सेकंड पार्ट आता है हमारा आउटर लेयर। आउटर लेयर जो होती है वो मस्कुलर लेयर होती है, यानी मसल्स की बनी हुई होती है। और थर्ड जो आती है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है इरेक्टाइल लेयर। इरेक्टाइल लेयर क्या होता है? इन दोनों के बीच का हिस्सा होता है, जिसमें कि आपके एरियोलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और उसके अलावा कुछ अलग अन्य तरीके की मसल्स पाई जाती हैं। तो ये जो हमारा इरेक्टाइल लेयर है ये इन दोनों के बीच में आता है, और इन दोनों को जो मूवमेंट है वो प्रदान कर। सो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स के बाद आते हैं हमारे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स। इसमें फर्स्ट आता है हमारा वेजिना, जिसे हम कहते हैं गर्भाशय हिंदी में। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, यानी मसल्स से की बनी हुई होती है, और पेल्विक रीजन में पाई जाती है। पेल्विक रीजन हमारा ये पेट के नीचे वाला खास तौर से। इसमें यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होती है ये स्ट्रक्चर, और रेक्टम के आगे होती है। रेक्टम यानी कि हमारा जो मलाशय है। तो इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है? हमारी वेजिना। अब इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। फंडस एक्चुअली हमारा अपर पार्ट है या सबसे ऊपर का पार्ट है, जो फेलोपियन ट्यूब्स के ऊपर होता है, पाया जाता है। बॉडी, इसमें हम ये एक मिडिल पार्ट है, और इसमें जो इसका मिडिल पार्ट होता है जो इलोंगेटेड होता है, थोड़ा सा लंबा पतला, वो उसको हम कहते हैं क्या? इस्थेमस। क्या कहते हैं? इस्थेमस। थर्ड पार्ट आता है सर्विक्स। सर्विक्स जो है ये सबसे नीचे का हिस्सा होता है, सबसे अंदर का। ये जो है ये हमारा जो वेजिना है इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, मतलब वेजिना के अंदर जुड़ा हुआ होता है। थर्ड, इसमें इसके बाद आता है यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं। अच्छा, वेजिना के अंदर जो वेजिना के बाद जो हमारी यूट्रस वॉल्स होती हैं वो, उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होती है ये आउटर लेयर होती है, मायोमेट्रियम हमारी मिडिल लेयर होती है, जिसमें खास हमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ध्यान हमें रखना है कि जब बर्थ का टाइम आता है तब ये पेरीमेट्रियम जो है ये थोड़ा सा सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के बाद क्या होता है, जो बेबी डेवलप हो चुका है,
मदर के वॉम में या मदर के गर्भ में वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। और इसी तरीके से सिकुड़ ये जैसे जैसे ये सिकुड़ती जाती है वो बेबी आगे बढ़ता जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? यूट्रस में। यूट्रस से वो निकलकर वेजाइना में आता है और फिर वहाँ से बाहर आ जाता है शरीर से। एंडोमेट्रियम थर्ड पार्ट हमारा। तो एंडोमेट्रियम क्या है? ये हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है। यहाँ पर जो हमें बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जो नॉन फर्टिलाइज्ड ओवा होते हैं, मतलब जिनके साथ ऐसे ओवम जिनके साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है स्पर्म्स का, वो क्या करते हैं? यहाँ पर आते हैं और टूट जाते हैं, फॉलिकल। ठीक है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? फॉलिकल। तो फॉलिकल स्टेज में जब आते हैं तो उनकी जो कहना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर टूटने से उनके अंदर जो भरा हुआ फ्लूइड है वो निकल आता है, और वो जो यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यहाँ पर मौजूद एंडोमेट्रियम में, उसको रप्चर कर देते हैं, उसे तोड़ देते हैं या काट देते हैं एक तरीके से। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जितनी भी वहाँ पर मौजूद ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब शरीर जो रक्त लाने ले जाने वाली धमनियाँ या वेन्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, ये सारी क्या होती हैं? वो भी कट जाती हैं। कटने से ब्लड वेसल आप कोई काट के देखते हैं तो क्या होता है? वहाँ से खून निकलने लगता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि ब्लड का जो है सिक्रीशन वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है बाहर खुल के। और इसी प्रोसेस को, जो ब्लड स्टार्ट हो जाता है सिक्रीट होना, बॉडी के बाहर आना शुरू हो जाता है, इसी को हम साइंटिफिक जो हमारा नेम है उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, जिसका ड्यूरेशन जो है वो 3 से 5 डेज़ का होता है। जनरली मेंस्ट्रुएशंस को हम पीरियड के नाम से जानते हैं। इन 3 से 5 दिनों के बाद ये मेम्ब्रेन फिर क्रिएट हो जाती है धीरे धीरे करके, और सेम प्रोसेस जो ये मैंने यहाँ पे आपको बताया है ये सारा रिपीट होता है। कितने टाइम के बाद? 25 टू 28 डेज़ के बाद। यानी कि हर 25 टू 28 डेज़ पर ये पूरा प्रोसेस रिपीट करता है अपने आप में, बार बार, हर बार। ठीक, तो एक चीज़ और है यहाँ की प्रेगनेंसी टाइम जो है वो भी साइज़ ऑफ, अच्छा, प्रेगनेंसी टाइम पर भी जो यूट्रस का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वो किस लिए होता है इंक्रीज़? जैसे जैसे एम्ब्रियो यानी कि जो भ्रूण है वो डेवलप हो रहा है, यानी अपने आप अंदर डेवलप कर रहा है और साइज़ में बड़ा होता जा रहा है। तो क्योंकि वो अंदर है इसलिए नेचुरल सी बात है कि साइज़ बढ़ता जाएगा। और यहाँ तक कि लिमिट, जो मैक्सिमम लिमिट है वो इतनी है कि 20 टाइम्स, मतलब जितना उसका साइज़ होता है उससे लगभग 20 गुना तक बड़ा हो जाता है। लेकिन ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। और जो प्रेगनेंसी पीरियड है ह्यूमन में वो 280 डेज़ होता है। 280 डेज़ मतलब 280 दिन, जो कि हम अगर देखते हैं तो कन्वर्ट करते हैं अगर मंथ्स में, तो लगभग 9 मंथ्स के बाद कुछ एक दिन। बर्थ के बाद जो ये साइज़ है हमारा यूट्रस का, ये वापस अपनी जगह पहुंच जाता है, मतलब उतने का उतना हो जाता है जितना ये शुरू